तो क्रॉनिकल आईएएस एकेडमी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली और जो दूसरे संस्थान है उसकी बजाय आपको कैसे ज़्यादा? क्रॉनिकल एकेडमी जो है वो मैं पहले से ही उसका मैगज़ीन्स पढ़ती थी शुरू से ही, तो मुझे उसकी मैगज़ीन्स भी बहुत अच्छी लगी थी और एमपी में भी मुझे इसने बहुत बहुत हेल्प की थी। तो वहीं से फिर मुझे लगा कि नहीं, अप्रोच भी ठीक है। देन मैगज़ीन से ही मुझे पता चला था इसका। जो क्रॉनिकल जो आईएएस एकेडमी है दूसरे संस्थान है उनसे कैसे अलग है? क्या इसकी कुछ खास चीज़ें? व्यावसायिक दृष्टिकोण यहाँ पर कम है, टारगेटेड स्टडी होती है, टीचर्स फैकल्टी बहुत अच्छी है। और एक चीज़ और है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बदलते आयामों में जो जनरल स्टडीज़ है अब उसकी बहुत इम्पोर्टेंस हो गई है। सही बात है। तो आपको इसकी सामग्री और जो इसका प्रस्तुतिकरण रहे हैं इसको आप कितना उपयोगी मानते हैं इस परीक्षा के संदर्भ में? जीएस सबसे महत्वपूर्ण हो गया है और उसके बाद जीएस के साथ साथ करंट अफेयर की जो बात है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गत्यात्मक दृष्टिकोण आपका होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक आजकल जो स्टैटिक स्टडी है, स्टैटिक जीएस नहीं पूछा जा रहा है, एप्लीकेबल होना चाहिए। तो एप्लीकेबल स्टडी के लिए करंट अफेयर साथ में जीएस दोनों का बहुत डीप में आपको स्टडी करना है, देन बहुत एप्लीकेबल आंसर लिखना है। क्योंकि अगर जीएस के किसी विशेष आयाम से, किसी विषय के विशेष आयाम से प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर लिखना है। इसलिए आपको बहुआयामी दृष्टिकोण से तैयारी करनी चाहिए। आपने मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कब से शुरू की और सामान्य तौर पे अगर कोई चाहता है इसकी तैयारी करना तो उसको कब से तैयारी के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए? मैंने तैयारी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दी थी, और क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद मेरा ह्यूमैनिटीज़ ही था और लक्ष्य ही इधर ही आना था प्रशासन में। और उसके बाद तैयारी जो है वो हर व्यक्ति का अपना एक अप्रोच होता है, अपनी महत्तम ऊर्जा कब देना चाहता है, कितने समय तक वो कितने समय में अपने आप को पूरा तैयार कर लेता है, ये सापेक्षिक दृष्टिकोण है। तो अपने हिसाब से मिनिमम 1 साल पहले तो तैयारी, 1 साल तो चाहिए ही, क्योंकि जो विषय वस्तु है बहुत ज़्यादा विस्तृत है। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी से पूर्व कहीं कार्यरत थी और अगर थी तो अपने जॉब के साथ अपने इसकी तैयारी को कैसे? नहीं, एमपीपीएससी की जो तैयारी है उसमें मुझे सबसे पहले तो सबसे कम उम्र में अभी मैं सिलेक्ट हुई हूँ वहाँ पर, और 18 साल ही मिनिमम एज थी वहाँ पर। तो मेरा ग्रेजुएशन का भी फाइनल ईयर चल रहा था, तो कहीं पर जॉब करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता। साथ में ये है कि 18 साल में भी मैं मिनिमम एज में मैंने ये क्वालिफाई किया है। एमपीपीएससी का सिलेबस जो है अगर परीक्षा देखें तो सिलेबस बहुत ज़्यादा विस्तृत है, तो आपने इसकी तैयारी के लिए किस तरह से रणनीति बनाई? डेली आंसर लिखती थी मैं, और उसके बाद नोट्स बनाए थे। और जो बुक्स थी, सिलेबस जो ऑप्शनल था वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और सोशियो था, दोनों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा विस्तृत है। और उसके बाद जीएस का पोर्शन भी बहुत बड़ा है, तो सबको समराइज़ करके साइनॉप्सिस बनाई थी। देन उनके जो साइनॉप्सिस थे उन पॉइंट पर मैं डेली आंसर्स लिखती थी। तो एक क्या हुआ कि बार बार वो अभ्यास से प्रैक्टिस होती गई उसकी, तो रिवाइज होता गया, सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो गया था पार्ट पूरा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए कौन सी मानक पुस्तकों को पढ़ने की सलाह देंगे? पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और हिस्ट्री के लिए अलग अलग बुक्स हैं, लेकिन अगर मॉडर्न हिस्ट्री देखी जाए तो विपिन चंद्रा। एंशियंट इंडिया के लिए मैंने मैकबुक पढ़ी थी। और उसके बाद जो इकोनॉमी होती है वो करंट अफेयर होता है बेसिकली इकोनॉमी के लिए, तो बाकी एस.एन. लाल ठीक है, लेकिन करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर्स और क्रॉनिकल मैगज़ीन, योजना कुरुक्षेत्र। और अब ऑप्शनल रहे नहीं है एमपी में, अदरवाइज़ मैंने गुप्ता एंड शर्मा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बीएल फड़िया की बुक ली थी, बाकी कोचिंग नोट्स। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी उपलब्ध सामग्री को पढ़ने की सलाह देंगे या इसके लिए सीमित और सिलेबस आधारित अप्रोच की सलाह देंगे? कंटेंट आपको कहाँ से मिल रहा है, आपका कंटेंट आपका तैयार हो जाता है जहाँ से, हर बुक को पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ से आपका कंटेंट पूरा हो जाए वो अप्रोच सही है। क्योंकि आपको परीक्षा की मांग को पूरा करना है, विशेषज्ञता हासिल नहीं करनी है। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए इंटरनेट, मानक पुस्तकों, समाचार पत्र और कोचिंग की अध्ययन सामग्री की क्या महत्ता है? सही दिशा निर्देशन मिल जाता है, क्योंकि क्या होता है कि फिर हम बहुत सारी दिशा में भ्रमित हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है भ्रमित नहीं हो पाते हैं, और एक स्टैटिक पार्ट में हम पूरी जो फोकस्ड स्टडी है वो कर पाते हैं, क्योंकि परीक्षा की मांग दिनों दिन बदलती जा रही है। तो
एक तो न्यूज़पेपर्स आपको करंट अफेयर के लिए, मैगजीन्स आपको पूरा अवेयर करा देती हैं, और कोचिंग संस्थान आपको सही डायरेक्शन दे देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़ें। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आप कितने घंटे पढ़ाई की सलाह देंगे? घंटों से नहीं, महत्तम आउटपुट जितना निकल पाए। अगर आप 2 घंटे में भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, वैसे 2 घंटे बहुत सीमित है, 6 घंटे तो मिनिमम दिन भर में होना ही चाहिए। क्या आपने तैयारी के लिए एक निश्चित समय तालिका जैसे दैनिक या मासिक का लक्ष्य निर्धारित किया था या कुछ और समय? दैनिक कितना? दैनिक लक्ष्य मेरा था कि आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, देन मुझे आज एक टेस्ट पेपर देना है। मेंस के लिए मैं रोज़ एक टेस्ट पेपर देती थी। जिस तरीके से एग्ज़ाम में पेपर्स आते हैं, मैं स्वयं से क्वेश्चंस बनाती थी, स्वयं से आंसर लिखती थी, क्योंकि एमपी में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 56 क्वेश्चन एक पेपर में। तो इसके लिए राइटिंग स्किल और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और स्पीड भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी थी। इसलिए मैंने खुद से पेपर बनाए, खुद से आंसर लिखे, डेली एक आंसर पेपर का डेली लिखती थी। आपने इसके लिए नोट्स तैयार किए थे और आप मानती कि नोट्स तैयार बहुत करके कितना इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में भी, एग्ज़ाम के आखिरी दिन भी अगर आप अपने नोट्स को रिवाइज़ कर लें तो आपका पूरा सिलेबस रिवाइज़ हो जाता है, और उसी को मैंने 15 से 20 बार रिवाइज़ कर लिया था। कितने समाचार पत्रों को आप अपनी तैयारी के लिए पढ़ते थे और समाचार अध्ययन पत्र पर आप कितना समय देते थे, और समाचार पत्र में किस प्रकार के समाचारों पर विशेष तरीके से ध्यान देना चाहिए? द हिंदू, भले ही मेरा हिंदी मीडियम था, लेकिन हिंदू पेपर मैंने पढ़ा था। दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण, ये न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी। लेकिन उसमें बहुत ही मतलब मेरा फोकस्ड रहता था कि न्यूज़पेपर जैसे ही मैं खोलती थी, इंटरनेशनल न्यूज़, इकोनॉमिक पेपर, और उसके बाद राजकाज में जो प्रशासन से संबंधित है वो मामले, जैसे योजना का क्रियान्वयन क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या आ रही। बाकी सोशल इश्यूज़ में कुछ कुछ प्रॉब्लम, मसाला न्यूज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर। मध्य प्रदेश राज्य सेवा की तैयारी के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपने जो आपका लगातार ध्यान था वो कैसे बनाए रखा है इसकी तरफ से? कई बार होता है कि कुछ स्टूडेंट्स बीच में ही डाइवर्टेड हो जाते हैं। मेरा लक्ष्य ही यही था। और उसके बाद जो, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी साथ में चल रहा था, तो मिनिमम एज में और कहीं डाइवर्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि और दूसरी जॉब भी मुझे उस समय नहीं मिल सकती थी। और साथ में यह था कि जब लक्ष्य केंद्रित होता है तो भ्रमित नहीं हो सकता व्यक्ति, अर्जुन की तरह मान लीजिए आप। क्या आपने प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट सीरीज में नामांकन किया था? यस। और इस परीक्षा की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज की क्या महत्ता है? अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा हॉल में जाकर प्रदर्शन किया जाता है। अभ्यास आप घर पर ही कर लें तो बहुत अच्छा है। मॉक टेस्ट उसका एक माध्यम बन सकता है, क्योंकि जब आप रूम पर बैठकर तैयारी करते हैं तो भ्रमित हो सकते हैं, और उसके बाद डिस्टर्बेंस भी बहुत होता है। लेकिन मॉक टेस्ट में आपको एक एग्जामिनेशन का माहौल मिल जाता है। तो अभ्यास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिससे आपका प्रदर्शन परीक्षा हॉल में बहुत अच्छा हो सकता है। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल के अलावा आपने किन पत्रिकाओं और पुस्तकों का अध्ययन किया, और क्रॉनिकल की वैल्यू एडिशन मैगजीन कितना इम्पोर्टेंट है इस चीज़? क्रॉनिकल के अलावा योजना और कुरुक्षेत्र, जिसके कुछ कुछ महत्वपूर्ण विषय, और उनके अंदर जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो आते हैं निबंध, उस पर मैंने ध्यान दिया था। और वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है, पूरा संगठित, आपको एक जगह पर चीज़ें मिल सकती हैं, साथ में विद करंट अफेयर्स। क्योंकि अगर आप स्टैटिक जीएस में बुक्स लेंगे तो आपको स्टैटिक पार्ट मिल पाएगा, लेकिन जब आप क्रॉनिकल की मैगजीन देखेंगे तो करंट अफेयर से भी उसका एडिशन हो जाता है वहाँ पर, और स्टैटिक जीएस भी वहाँ पर मिल जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बुक। अब प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आपकी रणनीति क्या थी? आपने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एकीकृत रणनीति बनाई या दोनों के लिए अलग अलग नहीं, रणनीति मैंने थी? सबसे ज़्यादा ध्यान मेंस पर दिया, मुख्य परीक्षा पर। प्रारंभिक परीक्षा मैंने सिर्फ 3 महीने पहले ही शुरू की थी, और उसके लिए वही क्वेश्चन सॉल्व मैंने बहुत ज़्यादा किए। थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर भी ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन मेंस के लिए आंसर राइटिंग डेली बिल्कुल नियमित रूप से, और उसके बाद उसके लिए विश्लेषण बहुत ज़्यादा आवश्यक है हर एक क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन बहुआयामी होता है, उसके आयाम पर आपको लिखना होता है, विश्लेषण करना होता है, वहाँ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की कम महत्व रहता है। तो इसलिए मेंस पर ज़्यादा फोकस किया। आपने मुख्य परीक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे थे या केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखे थे जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते थे?
प्रश्नों का उत्तर लिखते हुए आपने समय का प्रबंधन कैसे किया? पिछले 2 साल से मैं आंसर राइटिंग कर रही थी, और उसके बाद आंसर राइटिंग करने के बाद उसके 3 महीने, एग्ज़ाम के 3 महीने पहले से मैंने अपने रूम में परीक्षा का पूरा माहौल बना लिया था। तो डेली मैं टेस्ट पेपर देती थी, इसलिए मेरी राइटिंग स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिलेबस बहुत बार रिवाइज हो चुका था, इसलिए कंटेंट मुझे पता था, और क्वेश्चंस जो थे वो मुझे सारे आते थे, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए आपने बिंदुवार या पैराग्राफ किस चीज़ का उपयोग किया और आपका सुझाव इस बारे में क्या है? जो उस समय थोड़ा सा सिलेबस का जो पैटर्न था वो थोड़ा डिफरेंट था, तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे 600 वर्ड्स के, उसमें पैराग्राफ और कहीं बीच में चार्ट और बुलेट पॉइंट भी लिखे थे, लेकिन जो छोटे क्वेश्चंस थे उसमें कुछ पैराग्राफ बाकी बुलेट पॉइंट में आंसर लिखो तो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि परीक्षक का जब ध्यान बुलेट पॉइंट्स पर जाता है तो इट मीन्स आपको कंटेंट पता है, आप क्रक्स पॉइंट में आंसर दे रहे हो। ये क्या ज़्यादा आप मानते हैं कि इस परीक्षा में मतलब पास होने के लिए एक मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि की ज़रूरत होती है? इसमें विश्लेषण ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, एक मानसिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि इसमें ज़्यादा मायने नहीं रखती, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो देन आप पास हो जाओगे। इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपने स्व अध्ययन या समूह अध्ययन किस तरह की रणनीति अपनाई? दोनों। स्व अध्ययन से जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हो आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन जब आप समूह के साथ अध्ययन करते हो तो आप उसका विश्लेषण कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रति उत्तर में प्रतिद्वंदी जो आपका होगा सामने वो आपको प्रतिवाद उत्पन्न करेगा, देन आप उसका संवाद कर सकोगे। इससे क्या होगा कि नई नई चीज़ें निकल कर आती हैं, तो समूह अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन उसमें बस ये याद रखें कि लक्ष्य केंद्रित होकर समूह अध्ययन करें। मध्य प्रदेश राज्य सेवा की विस्तृत सिलेबस को अच्छे से तैयार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रणनीति क्या होनी चाहिए? उसकी साइनॉप्सिस बनाई जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा विस्तृत है, और हम देख रहे हैं कि विधि के जो कुछ पार्ट है वो भी उसमें डाल दिए हैं सेकंड पेपर्स में। तो उससे क्या होता है कि इतने सारे आपको एक्ट याद करना है, इट मीन्स ये नहीं है कि आपको बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसकी सबकी साइनॉप्सिस बनाई ली जाए और उसको रिवाइज किया जाए, देन उनके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाए, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपकी साक्षात्कार बोर्ड के चेयरमैन कौन थे और ये कितनी देर चला? गौतम सर थे, 15 मिनट में साक्षात्कार चला। साक्षात्कार में किस तरह के प्रश्न पूछे गए, अपना अनुभव बताएं, और क्या आपके साक्षात्कार में व्यक्तिगत जीवन, प्रोफेशनल ज्ञान एवं समय पर आधारित प्रश्न पूछे गए? हाँ, मेरी उम्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे कि आपकी उम्र बहुत कम है, इतनी कम उम्र में मतलब आप मेंस क्वालिफाई करके यहाँ आ रही है। देन मुझसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और इंग्लिश लैंग्वेज और लोकपाल और पॉलिटी, प्रेसिडेंट इलेक्शन, देन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, आरटीआई, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। और मेरी जो हॉबी है कविता लेखन। किस तरह का आपका अनुभव कैसा रहा था ये बहुत अच्छा, साक्षात्कार बहुत में? फ्रेंडली अनुभव था, बहुत मित्रवत उन लोगों ने मुझसे व्यवहार किया था। हिंदी माध्यम में सफलता दर बढ़ाने के लिए एवं उच्च स्थान प्राप्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए, आपका इस बारे में क्या सजेशन है? स्टैटिक अप्रोच ना हो, डायनेमिक अप्रोच हो, क्योंकि क्या होता है कि हम यथास्थितिवाद में नहीं रह सकते। आज की जो डिमांड है बहुत डायनेमिक है, बहुत गत्यात्मक है, तो इसलिए बायस्ड नहीं होना चाहिए कि आपकी लैंग्वेज हिंदी है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि परीक्षा की डिमांड हम फुलफ़िल कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे माध्यम मायने नहीं रखता, वहाँ पर मायने रखता है परीक्षा की डिमांड क्या है, क्या वो मांग कर रही है परीक्षा। अगर आप प्रासंगिक आंसर लिख रहे हो तो वो माध्यम नहीं, आपका जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, आपका अप्रोच है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के लिए दुविधापूर्ण या पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। मुख्य रूप से है कि आप परीक्षा की डिमांड किस तरीके से फुलफ़िल कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि हिंदी माध्यम से क्या कहते हैं सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान लाया जा सकता है? अगर हाँ, लाया जा सकता है तो कैसे, क्या मानना है इस बारे में आपका? सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रासंगिकता, आप किस प्रसंगवश वहाँ कर रहे हैं, आप किस संदर्भ में आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ थोड़ा सा है कि डायनेमिक नेचर जो है वो उनमें नहीं आ पाता है, स्टेटस को देते हैं, तो स्टेटस को ना रहे, यथास्थितिवाद में ना रहे, थोड़ा सा अपने आप को गत्यात्मकता में लेकर आए। क्योंकि हिंदी मीडियम में ये रहता है कि आपने स्टैटिक बुक्स पढ़ ली, जीएस, वो नहीं पूछा जा रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको तैयार कीजिए, उसका विश्लेषण आधारित आप क्वेश्चंस के आंसर लिखिए, और उसके बाद जो
जैसे किसी विषय पर क्वेश्चन पूछा गया तो हम क्या करते हैं, उस विषय का आंसर, उस विषय के संबंध में जानकारी वहाँ लिख देते हैं। ये नहीं पूछा गया उस विषय के किस आयाम से क्वेश्चन पूछा गया है, उसका जो बोलते हैं ना टिल वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, समीक्षा कीजिए, तो उन सब पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और उसके बाद जो पूछा गया है क्रक्स पॉइंट में आंसर लिखें, ठीक है। ज़्यादा फैलाने की आवश्यकता नहीं है उसको, अगर उस तरीके से लिखें तो संभव असंभव कुछ नहीं होता, सब कुछ संभव ही होता है, कुछ भी हाइपर रियलिटी नहीं होती है, कुछ संभव होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत